नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की प्रेपरेशन में हमारे आज के प्रैक्टिस सेट में हम हिंदी पार्ट डिस्कस करेंगे। आपको पता ही है, आपको आपके एग्ज़ाम में हिंदी पार्ट से भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स को हम प्रैक्टिस सेट के तौर पे सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। और सेकेंडली आपको इसका ये फ़ायदा होता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, कौन सा ऐसा पोर्शन है ग्रामर का जहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो पक्का ही उठाए जाते हैं, पक्का ही वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आप उस पार्ट की अच्छे से प्रेपरेशन जो है वो कर सकते हैं। सो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे 41 से लेके 45 तक शुद्ध शब्द चूज़ करना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका। आप देखेंगे जितने भी प्रैक्टिस सेट हमने डिस्कस किए हैं या जितने भी आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स हैं, उन सब में आपको 1 से 2 क्वेश्चन जो हैं वो इस पार्ट से ज़रूर आते हैं। तो इस पार्ट को भी आप अच्छे से रेडी करिए। तो यहाँ पे हमें 41 से लेके 45 तक सब में आपको एक जो शुद्ध शब्द हैं वो चूज़ करने हैं, यानी कि कौन सा शब्द जो है वो बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया है वो टिक करना है, उसको ढूंढना है। तो चलिए देख लेते हैं। 41 में ए में अनुसरण है, वी में अनुसरण है, सी अनुसरण है, डी अनुसरण है। तो आपको पता है शरण तो होता ही नहीं है ये, और अनुसरण भी नहीं होता है। राइट जो मीनिंग है, जो शब्द है वो होता है अनुसरण। तो सी यहाँ पे सही है। इसी तरह से 42 में देखिए, पूज्य शब्द है, ये अलग अलग तरीके से लिखा गया है, तो बोल के ही पता चल जाता है पूज्य होता है। ये ज जो होता है वो बहुत ही छोटी सी साउंड होती है, तो इसका मतलब वो आधा ही होगा। तो सी और डी तो वैसे ही गलत हो गए, ठीक है। अब बोल के फिर से देख लीजिए, पूज्य प ऊ जो है वो बड़ा वाला साउंड आ रहा है यहाँ पे, तो बड़े ऊ की मात्रा वाला सही है आपका, यानी कि बी सही है और ए गलत है यहाँ पे। चलिए 43 नंबर जो है, संतुष्ट शब्द होता है, ठ तो होता ही नहीं है, तो बी और डी तो वैसे ही गलत हो गए आपके। अब संतुष्ट होता है, छोटे ऊ की साउंड आती है, बड़े ऊ की साउंड यहाँ पे नहीं आती है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए रहेगा। सिमिलरली 44 नंबर पे देखिए, दीक्षा शब्द होता है एक्चुअल में, तो यहाँ पे जो बिल्कुल सही लिखा गया है वो ऑप्शन डी है आपका, दीक्षा। क्ष क्षत्रिय वाला होता है यहाँ पे, ये क और श नहीं होते हैं, ठीक है जी। चलिए लास्ट वाला जो है इसमें 45 वो है विशिष्ट। तो विशिष्ट में देखिए आपके पास ब और श दोनों में ही छोटी ई की मात्रा की आवाज़ आ रही है, तो उस हिसाब से यहाँ पे ए सही है, बाकी सारे जो हैं वो गलत होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज़ सही समास चुनिए। आपको यहाँ पे क्या करना है, इन दिए गए ऑप्शंस में से सही समास को चूज़ करना है। अगला जो है 46 से लेके 50 तक आपको समास चूज़ करना है, सही समास ढूंढना है। तो ये वाला पार्ट भी है यहाँ पे इस पेपर में, इस प्रैक्टिस सेट में इस टाइप के भी 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पर आपको इसी तरह से आएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी समास पार्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे ही जाते हैं हमेशा हर पेपर में, तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बेहद है, बेहद ये पार्ट जो है बेहद वाला क्वेश्चन हम पहले भी 2-3 प्रैक्टिस सेट में डिस्कस कर चुके हैं। बेहद जो है वो बे प्लस हद 2 शब्दों से बना हुआ है। फर्स्ट वाले को हम बोलते हैं पूर्व पद, सेकंड वाले को हम बोलते हैं उत्तर पद, ठीक है जी। तो अब देखिए यहाँ पे हद का मतलब आपको पता है क्या होता है, हद का मतलब होता है लिमिट, है ना। और जब उसमें बे लग गया आगे तो उसका मतलब बन गया लिमिटलेस, ठीक है। बेहद माने हद से परे, जिसका मतलब कुछ, जिसकी कोई हद ना हो, है ना, वो हो गया बेहद। तो बे लगने से हद का एक अलग ही मीनिंग बन गया इसकी वजह से, बे की वजह से। तो ये वाले शब्द में
पूर्व पद यानी कि वे जो है उसकी प्रधानता है वो बहुत इम्पोर्टेंस रख रहा है, उसी की वजह से इसका एक अलग मीनिंग बन गया है हद का। ठीक है, तो ऐसे समास में जिसमें प्रथम पद जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, प्रधान होता है उत्तर पद के कंपैरिजन में, और सेकेंडली क्या है, यहाँ पे जो हमारा पूर्व पद है वो क्या होता है, एक अव्ययी शब्द होता है। ठीक है, अव्ययी शब्द भी हम पढ़ चुके हैं, वो वाले शब्द होते हैं जिनका ग्रामेटिकली जिनमें कोई चेंज नहीं आता है, मतलब ना ही इनका हम वचन बदल सकते हैं, ना ही इनका हम लिंग कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही किसी और तरह का ग्रामर के हिसाब से इसमें चेंज आता है। ये जैसा मूल रूप में होता है वैसा ही रहता है हर तरह के उसमें। ठीक है, तो इन शब्दों को हम अव्ययी शब्द कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, एक तो ये पूर्व पद होने के नाते यहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस है, सेकेंडली ये एक अव्ययी शब्द है, तो बेहद में कौन सा समास लागू होगा आपके पास, अव्ययी भाव, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है आपका पाप मुक्त। पाप मुक्त में आपको बताना है, देखिए यहाँ भी आपके पास क्या है, पाप प्लस मुक्त, दो शब्द हो गए हैं। ठीक है, प्रथम पद हो गया और सेकंड हमारे पास उत्तर पद हो गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये पूर्व हो गया है ना, और ये उत्तर हो गया। ठीक है जी, अब उत्तर यहाँ पे उत्तर पद जो होता है उसकी प्रधानता है। अब यहाँ पे देखिए पूर्व पद जो होता है वो गौण रहता है, लेकिन उत्तर पद की प्रधानता यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि पाप शब्द आप समझते हो कि पाप, किसी भी तरह का पाप जो है वो पाप ही होगा, लेकिन जब उसमें मुक्त शब्द जुड़ गया तो इसका मतलब पाप से मुक्त है ना, पाप से मुक्त या पाप से रहित है ना। ठीक है, तो मुक्त लगने से इसका मीनिंग कुछ और ही बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब पाप से पाप मुक्त बन गया वो। ठीक है, मुक्त लगने से, तो यहाँ पे उत्तर पद प्रधान है। देखिए पहले वाले में हमारे पास प्रथम पद प्रधान था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास उत्तर पद प्रधान है। ठीक है, तो हमेशा यहाँ पे कौन सा समास जो है वो लगेगा, तत्पुरुष समास जो है वो लगता है। आगे तत्पुरुष समास के भी कई सारे भेद होते हैं, जैसे कर्म तत्पुरुष होता है। अगर आपको कारक याद हैं तो कर्ता ने, कर्म को, जब भी को वाली साउंड आए कहीं पे, जैसे पाप को, मुक्त या कुछ भी है ना, तो वहाँ पे कर्म लग जाएगा। इसी तरह से आपके पास करण होता है, कर्ता ने, कर्म को, करण से होता है जब भी से लगे, है ना, जैसे पाप से मुक्त हो गया ना, तो ठीक है, तो यहाँ पे करण तत्पुरुष कहेंगे हम इसको। पर अगर आपके पास ऑप्शन में सिर्फ तत्पुरुष है तो आप तत्पुरुष ही लिख के आएंगे। तो इस तरह से हमारे पास ऐसे शब्दों में जिसमें उत्तर पद प्रधान हो और सेकेंडली वहाँ पे जैसे ये कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से जुदाई होता है, संबंध होता है का, के, की, है ना, और अधिकरण होता है कि में हो या पर हो। ठीक है, तो थोड़ा सा कारक याद रखिएगा। अगर उनमें से उनमें से किसी का बीच वाला शब्द जो है इनको तोड़ के हमारे पास वहाँ लग रहा है तो याद रखिए वहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो है धर्मार्थ। धर्म प्लस अर्थ, ये दो शब्दों से बना हुआ है, धर्म और अर्थ, यानी कि इसका मीनिंग क्या है कि धर्म के लिए, है ना, या धर्म के मतलब संबंध में जो भी है यहाँ पे वो धर्म के लिए हो रहा है। ठीक है जी, तो धर्म प्लस अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास कौन सा समास जो है वो लागू होगा। तो तत्पुरुष के लिए आपने पढ़ा कि उत्तर पद होगा, अव्ययी के लिए आपने पढ़ा कि प्रथम पद प्रधान होगा। तो ये दोनों तो यहाँ पे नहीं लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो पूर्व पद है धर्म वो भी अपने आप में प्रधान है और जो अर्थ है वो भी अपने आप में प्रधान है। ठीक है, तो धर्म और अर्थ यहाँ पे दोनों की ही प्रधानता है, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, धर्म के अर्थ का मतलब बनेगा धर्म के लिए, है ना, मतलब धर्म के लिए जो काम किया जा रहा है उसको धर्मार्थ बोला जाएगा। ठीक है, तो धर्म भी इम्पोर्टेंट है और अर्थ भी इम्पोर्टेंट है। तो तत्पुरुष में हमारे पास
उत्तर पद प्रधान होता है और अव्ययी भाव में प्रथम होता है, तो ये दोनों तो यहाँ नहीं होंगे। अब बचा बहुव्रीहि समास जो है वो ये कहता है कि अगर इन दोनों का मतलब जो है वो किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहा हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा आपके पास द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास कौन सा समास होता है? जिस समास में दोनों पद जो हैं वो समान रूप से इम्पोर्टेंस रख रहे हों, बराबर हों, वहाँ पे हमेशा कौन सा समास लगेगा? आपका द्वंद्व समास लगेगा। तो आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है चतुरानन। तो ये भी देखिए ये क्या हो गया है? चतुर प्लस आनन, ठीक है, तो ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। चतुर यानी के चार, ठीक है, और आनन यानी के मुख, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो इसमें पूर्व पद और उत्तर पद जो हैं उन दोनों को मिला के हमारे पास बन रहा है चार मुख वाला, या चार मुख हों जिसके, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक समास होता है बहुव्रीहि समास। वो बहुव्रीहि समास जो है वो क्या कहता है कि जहाँ पे पहला पद और दूसरा पद जो है वो मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ हमेशा बहुव्रीहि समास होता है। अब एक और चीज़ है यहाँ पे समझने वाली कि हम जो हमारे पास द्विगु समास होता है वहाँ पे हम ये कहते हैं कि अगर प्रथम पद में कोई संख्या हो, ठीक है, कोई संख्या आ रही हो, कोई नंबर आ रहा हो, तो वहाँ हमेशा कौन सा समास लगता है? द्विगु समास लगता है। तो यहाँ पे चार आनन, चार मुख वाला, ठीक है, तो लगना तो द्विगु ही चाहिए यहाँ पे, बट ऑप्शंस में यहाँ द्विगु है ही नहीं, है ना, तो द्विगु तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो अब कौन सा समास अप्लाई होगा यहाँ पे? तो अब ये हम इसका ये मीनिंग निकालेंगे कि जिसमें हमारे पास पहला पद और दूसरा पद मिल के किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं, मतलब चार मुख हैं जिसके, या चार मुख वाला। हम किसी और को किसको कहते हैं? हम भगवान ब्रह्मा जी को भी चतुरानन कह देते हैं, चार मुख वाला उनको भी कहा जाता है। तो इन दोनों का मतलब जो है वो किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहा है। तो यहाँ पे फिर कौन सा समास अप्लाई होगा? बहुव्रीहि समास। तो आपका कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा? यहाँ पे आपका बी जो है वो राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है आपका मन चाहा। मन से चाहना, मन प्लस चाहा, है ना, मन से चाहा हुआ या मन से चाहना, है ना, यही हुआ मन चाहा। मन से चाहते हैं हम जिसको, या मन से चाहना होता है जो। ये देखिए यहाँ पे हम पहले ही एक डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हमारे पास इस तरह के बीच में से, का, में, पर इस तरह के शब्द आ जाएं तो वहाँ पे तत्पुरुष समास ही अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास तत्पुरुष समास है। और वैसे भी हमने तत्पुरुष में क्या पढ़ा है कि इसमें हमारे पास जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। तो देखिए मन आपका मन है, लेकिन चाहना, चाह जो है पीछे लगने से, चाह जो है वो एक इम्पोर्टेंट कंटेंट है यहाँ पे, वो इम्पोर्टेंस रख रहा है यहाँ पे, उसी की वजह से इसका मन से चाहना बना हुआ है। तो यहाँ पे उत्तर पद प्रधान है और सेकेंडली यहाँ पे बीच में से लग रहा है, तो ये क्या बन गया? मन चाहा। आपके पास कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष, यानी कि आपका सी जो है वो सही जवाब है। चलिए अगले उस पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ भी हमें डायरेक्शंस दी गई हैं कि संधि विच्छेद करने हैं आपको। देखिए संधि विच्छेद एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका हिंदी ग्रामर का, जहाँ से आपको ज़रूर आपके पेपर में दो क्वेश्चन तो पक्का ही आ जाते हैं, ठीक है जी। और ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स को सॉल्व करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। जैसे इसमें विषम शब्द जो है वो कई प्रैक्टिस सेट में हमने डिस्कस किया है, सदाचार हमने कई प्रैक्टिस सेट में डिस्कस किया है, तो ये रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो होपफुली क्या पता आपके पेपर में भी इनमें से कुछ रिपीट हो जाए, ठीक है। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स जो हैं वो स्टडी करने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। चलिए हमारे पास फर्स्ट है व्यायाम।
व्यायाम में आपके पास जो राइट संधि विच्छेद है वो है ऑप्शन डी बी प्लस आयाम। शयन में है आपके पास बिल्कुल सही जवाब जो है शयन में वो है ऑप्शन सी 6 प्लस अन, 6 प्लस अन, यानी कि यहाँ पे 6 में जो ए की मात्रा है और अन में जो अ है, ए प्लस अ जो है वो मिलके य की साउंड देते हैं, तब ये शयन बनता है। चलिए 53 नंबर जो है इसमें है सदाचार। सदाचार जो है वो होता है आपके पास सत प्लस आचार, यानी कि आपका ऑप्शन सी जो है वो सही रहेगा आपके पास। यहाँ पे भी सत प्लस आचार ही है, पर हलंत वाला त जो है वो सही होता है, सत प्लस आचार। चलिए अगले में चलते हैं, निर्गुण। अगला है आपका निर्गुण। तो 54 जो है निर्गुण में आपका जाएगा। ये भी हमने पिछले एक आधे प्रैक्टिस सेट में निर्गुण शब्द भी करा हुआ है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन ए निह प्लस गुण। ठीक है जी। तो चलिए अगला जो है विषम। विषम भी हमने किया हुआ है, तो विषम जो है वो होता है हमारे पास बी प्लस सम। ठीक है जी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो है वाक्यांश के लिए एक सही शब्द चुनिए, या ये कह दें हम कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको चूज़ करना है। ठीक है, तो वो ये पार्ट से भी आपको हर पेपर में एक क्वेश्चन तो पक्का मिलेगा। ठीक है जी, तो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करिए। 61 नंबर है ऊपर कहा गया। जो ऊपर कहा गया हो हिंदी में इस तरह से जैसे कुछ आपको प्रसंग सहित व्याख्या करने के लिए, या कुछ भी ऐसे ऊपर लिखित है ना, या ऊपर युक्त इस तरह से वर्ड लिखे होते हैं, तो ऊपर कहा गया, जो ऊपर कहा गया है उसके अकॉर्डिंग है ना, तो किस शब्द को बोलते हैं आपको पता ही होगा, ऊपर युक्त। वी जो है यहाँ पे सही है। चलिए अगला है ऊंचा पहाड़ी मैदान। जो ऊंचा पहाड़ी मैदान होता है उसके लिए जो सही शब्द है, एक शब्द है, वो होता है अधित्यका। अधित्यका। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है हमारे पास नेक्स्ट है पेट की आग। पेट की आग को क्या कहते हैं? जठरानल। ऑप्शन ए जो है वो आपका सही है यहाँ पे। उसके बाद है जो सुन ना सके। जो सुन ना सके ये तो सबको ही पता होगा, जिसको सुनाई नहीं देता है, जो सुन नहीं सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? बधिर कहते हैं। ऑप्शन डी जो है वो सही है यहाँ पे। और नेक्स्ट है हमारे पास बोलने में चतुर या निपुण। जो बोलने में बहुत चतुर होता है, निपुण होता है, उसको क्या कहा जाता है? वाचाल। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे वो सही रहेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको आपकी प्रेपरेशन में हेल्प करेगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।